नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मेटल के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप मेरे निर्देशानुसार काम करें और वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट नोट्स बनाएं, निश्चित रूप से A+ ग्रेड प्राप्त करेंगे। ये वीडियो में यूनिट 5 जो है आपका, जिसका नाम है कॉलम्स, इसमें स्तंभ आते हैं, थाम आते हैं। थाम को कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रट, STRUT। तो कॉलम्स एंड स्ट्रट्स ये चैप्टर है, लेकिन नाम दिया कॉलम्स। तो इसमें जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिलेबस में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब इसकी बेसिक्स क्या है, इसकी अवधारणा क्या, कॉलम की अवधारणा। कॉन्सेप्ट को कहते हैं हिंदी में अवधारणा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि कॉलम्स का मतलब है कि वो मेंबर किसी स्ट्रक्चर के जिसमें कंप्रेसिव फोर्स आता हो, यानी कि संपीड़न बल आता हो। कॉलम्स आर दोज structural elements in which there is a compressive force। अब स्ट्रक्चरल मेंबर ऐसे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो बहुत हैवी लोड लेते हैं और एक जो काफी कंपैरेटिवली कम लोड लेते हैं। जो हैवी लोड लेते हैं उनको कहते हैं कॉलम्स, स्तंभ। और जो कंपैरेटिवली काफी कम, उनकी तुलना में लोड लेते हैं, होता वो कंप्रेसर नहीं है, उसे कहते हैं स्ट्रट, STRUT, थाम। तो कॉलम और स्ट्रट में क्या डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया कई बार। आपको ये 2017 के पेपर में क्वेश्चन मिलेगा और 2006 के पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट, स्तंभ और थाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिएगा, बेसिक अंतर क्या है कि कॉलम तो होता है वर्टिकल और हैवी लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि जो स्ट्रट हैं वो किसी फ्रेम के मेंबर्स होते हैं। कोई होते ना, रूफ ट्रस या ट्रस कह सकते हो, या फ्रेम। आपने देखा होगा, फ्रेम के बारे में काफी बातें समझी होगी। रेलवे स्टेशन पर होता है, बड़े बड़े जो आपके कहना चाहिए कि वेयर हाउसेज होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के गोदाम होते हैं। तो उनमें जो ऊपर बीम नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत चौड़े होते हैं ना, तो बीम वहाँ कमजोर पड़ जाती है, तो वहां पूरे ट्रस लगाते हैं। आप इसको कहते होंगे कैंची, कई बार हिंदी में क्या बोलते हैं, कैंची, ट्रस। ये उसको कहते हैं फ्रेम। तो फ्रेम जो होते हैं उसमें कई स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। कोई वर्टिकल होता है, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई इंक्लाइन। तो वो स्ट्रक्चरल मेंबर किसी फ्रेम के वो स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें कंप्रेशन आता हो, उसे कहते हैं स्ट्रट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कॉलम और स्ट्रट। डिटेल में जब मैं इसका आंसर दूंगा आपको 2017 के पेपर में, हमारी जो बुक लिखी हुई है मेरे द्वारा, सुरेश जी राठी, HOD सिविल, GPC जोधपुर, और अमित जी पुरोहित, लेक्चरर GPC जोधपुर, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है लास्ट ईयर, उनमें हर चीज पे आपको आंसर मिलेगा। और ये बुक की जो मैंने चैप्टर वाइज PDF है वो आपके ऐप में डाल रखी है, अपने हैंड रिटन, जो मेरी है ना ओरिजिनल किताब, जिससे देखकर बाद में प्रिंट हुई थी प्रेस के अंदर। तो उसकी मैंने चैप्टर वाइज डिटेल डाल रखी है। आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से आपको आंसर मिलेंगे। उसके बाद बात आती है शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम।
जब कभी बात करता हूँ कॉलम की, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली स्टड के लिए वो लागू हो जाएगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टड। बस फर्क जो था वो यहाँ आ गया। बाकी सब बातें, सारे फॉर्मूले जो कॉलम के लिए होंगे वो स्टड के लिए भी होंगे। अब कोई कॉलम लॉन्ग या शॉर्ट केवल उसके लंबे होने से नहीं होता या छोटे होने से नहीं होता। एक कॉलम जो लंबाई में छोटा है वो भी लॉन्ग हो सकता है उस कॉलम से जो लंबाई में बड़ा है। यानी आपको लगेगा लंबा कॉलम है लेकिन वो शॉर्ट है, छोटा कॉलम है लेकिन वो लॉन्ग है। कारण क्या कि केवल लंबाई के बेस पे कॉलम तय नहीं होता है कि लॉन्ग है या शॉर्ट है। उसके लिए आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, हम पढ़ेंगे ना ये बाद में, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका भी योगदान होता है। लेंथ, कॉलम की लेंथ और आर मिनिमम का जो रेशियो होता है वो तय करता है कि कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो इस पर भी डिस्कस हम करेंगे। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी हमारी जो किताब लिखी हुई है ना उसमें बहुत अच्छे से इसके मैंने आंसर दिया हुआ है। आप देखेंगे आपके ये ऐप में मैंने इसको स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है। ये क्वेश्चन 2021 में आया है, 2019 में आया है, 2016 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया है, 2006 में आया हुआ है, लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम। अब बात आती है इफेक्टिव लेंथ की। इफेक्टिव लेंथ को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं, प्रभावी लंबाई। और साथ में एक और भी बात आती है एक्चुअल लेंथ, यानी कि वास्तविक लंबाई। किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ में क्या डिफरेंस है, अच्छा इनका मीनिंग क्या है। तो इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स के। और 2021 में भी आया हुआ है पेपर पे ये क्वेश्चन, और 2018 में भी आया हुआ है। जब आप पेपर देखेंगे तो आप सबके आंसर, में बार बार कहता हूँ चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का आंसर हमारी किताब में मिलेगा, ये निश्चित है। और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है कि कॉलम के जो 2 एंड होते हैं, कॉलम के जो 2 एंड होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, एक्चुअल जो विजिबल है, डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ एंड कनेक्शंस। कॉलम के जो 2 सिरे होते हैं ना, 2 एंड, तो उनकी सीजी भी होगी। उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल लेंथ। कई बार उसको अनसपोर्टेड लेंथ भी कहते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ, एक्चुअल लेंथ को। एक होती है इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। तो क्या होता है कि कॉलम के जो 2 एंड होते हैं, हो सकता है कि दोनों फिक्स्ड हों, हो सकता है कि दोनों हिंज्ड हों, हो सकता है कि एक फिक्स हो एक हिंज्ड हो, और हो सकता है एक फिक्स हो दूसरा फ्री हो। ये 4 केस इसमें कॉमनली आते हैं। तो अलग अलग जो केसेस हैं उसके हिसाब से तय होता है कि इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। मैं आपको समझा दूं अभी बोल कैसे ही, अपन जब बाद में करेंगे तब करेंगे इस चीज को, कि अगर दोनों सिरे कॉलम के हिंज्ड हैं यानी कि कीलित हैं यानी कि कब्जेदार हैं, तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। अगर दोनों सिरे फिक्स्ड हैं, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, देन इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ की आधी होती है यानी L/2। अगर कैपिटल L एक्चुअल लेंथ है तो कैपिटल L/2 इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। अब अगर एक सिरा तो है फिक्स्ड और एक सिरा है हिंज्ड, तो इफेक्ट लेंथ जो होती है एक्चुअल लेंथ अपॉन √2 होती है, यानी कि स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L अपॉन √2। अगर एक सिरा फिक्स्ड है दूसरा हिंज्ड है तो। और चौथा और लास्ट केस, अगर एक सिरा फिक्स है दूसरा फ्री है, तो एक्चुअल इफेक्ट लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ की दुगनी होती है, L इक्वल टू 2L। एक और बात ध्यान रखिएगा, जितनी इफेक्टिव लेंथ बड़ी होगी कॉलम जल्दी बक्कल होगा, जल्दी मुड़ेगा, क्योंकि लंबा कॉलम जो होता है ना वो बक्कल होता है। अच्छा कॉलम छोटा हो तो क्या होगा, क्रश होगा, फेल तो होगा, वो ज्यादा लोड लगने से फेल तो होना है। किसी भी कॉलम को, क्या कोई भी स्ट्रक्चर होगा, लोड उसकी सीमा से बाहर चला जाएगा एक लिमिट के बाहर, तो उसको फेल होना है।
और लॉन्ग कॉलम किससे फिल होता है? बकलिंग में, यानी कि मुड़कर। और शॉर्ट कॉलम किससे फिल होता है? क्रशिंग में, यानी कि संदलन या अवभंजन बोलते हैं उसको। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन में आप कह चुका था, आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन एरिया। देखिए, अंडर रूट आई, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एरिया का भाग लगा देंगे, उसका रूट लेंगे तो आर आ जाएगा। आर का मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन, और ये नॉर्मली हम लेते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। हम आर एक्स निकालेंगे, आर वाई निकालेंगे, जो छोटा होगा उसी को हम कहेंगे मिनिमम, और वही काम में आती है। एक आता है इसमें स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात। तनुता अनुपात, इस पे क्वेश्चन काफी आता है। ये 2016 के एमसीक्यू में आया, 2014 में आया, 2013 में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लेंडरनेस रेशियो। तो मैंने बता दिया आपको कि आपके लेंथ जो कॉलम की होती है और उसमें आप आर मिनिमम का भाग लगा दें तो उसे कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस फॉर कॉलम्स, मैं आपसे भी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड कंडीशन, दोनों सिरे फिक्स्ड, दोनों सिरे हिंज्ड। एक सिरा फिक्स्ड, एक हिंज्ड, और एक फिक्स्ड दूसरा फ्री। अब देखिएगा, बकलिंग ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम्स, इस पे एक सवाल आया 2016 में एमसीक्यू में कि अच्छा, कॉलम जो होते हैं ना, उसमें जब लोड लगता है तो लोड दो प्रकार का हो सकता है, एक तो एक्सियल और एक एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब जो कॉलम की सीजी पे नहीं लग के कहीं थोड़ा सा हटके लगता है, दैट इज एसेंट्रिक, उत्केंद्रित। आपके पाठ्यक्रम में, यानी आपके सिलेबस में उत्केंद्रित कॉलम्स कोर्स में नहीं है। आपके जो एक्सियली लोडेड कॉलम ही कोर्स में है, यानी जिसमें कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, उसकी सीजे पर लोड लगता है, तो वही आपके काम के हैं। तो बकलिंग ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम्स, कौन से एक्सियली लोडेड कॉलम बक्कल होते हैं? बक्कल मतलब बहक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, कई तरह व्याकुंचित हो जाते हैं। एक्चुअली उसको मुड़ना कहते हैं। आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो छोटा सा फिगर बनाता हूँ आपके लिए, देखिएगा। जैसे ये कोई कॉलम है और ऊपर से लोड लग रहा है, तो एक कॉलम इस प्रकार से मुड़ जाता है ना, इसे बोलते बकलिंग। और कई बार ये कॉलम मुड़ता नहीं है, जो शॉर्ट कॉलम होता है, छोटा कॉलम होता है, जिसमें एल वाई आर कम होता है, तो इससे मुड़ता नहीं, वो क्रश हो जाता है। यानी आप जब उस पर लोड लगाएंगे ना, जैसे कॉलम मान लीजिए दोनों सिरे फिक्स्ड हैं और आपने लोड लगाया ऊपर से, तो बक्कल नहीं होगा, एकदम क्रश हो जाएगा। क्रश का मतलब होता है संदलित हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं फिर वो। जैसे कोई माचिस की तीली है छोटी सी, उसको आप अगर दबाओगे दोनों हाथों के बीच में जोर से, तो मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। और अगर कोई सीख है, बारीक सीख, कोई झाड़ू की कोई सीख नहीं होती, लंबी सी सीख, उसको आप अगर फोड़ लगाओगे तो वो बक्कल हो जाएगी। वो लॉन्ग कॉलम होता है। तो लॉन्ग कॉलम जो होता है वो बक्कल होता है, और शॉर्ट कॉलम क्रश होता है। तो ये सब बातें अभी मैं केवल आपको एक परिचय दे रहा हूँ इस चैप्टर का, और ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए थे, वो बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब आता है इसके अंदर आपके यूलर्स थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मैं थोड़ा संक्षेप बता दूं। एक फॉर्मूला दिया था यूलर ने। ये ई है ना, ई का मतलब यूलर से बना है। पी मतलब लोड, यून बाय यूलर। ये होता है पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम अपॉन इफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है 22/7 या 3.14। ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई मिनिमम, अब ये आई मिनिमम ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम
जड़त्व गुण, तो आपको दो निकालने पड़ेंगे, आई एक्स भी निकालना पड़ेगा और आई वाई भी निकालना पड़ेगा। जो कम होगा वो आई मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा वही आई मिनिमम कहलाएगा। और ये स्मॉल एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ। आपको कॉलम की एक्चुअल लेंथ पता होगी, आर मिनिमम पता होगा, सॉरी एक्चुअल लेंथ पता होगी, दोनों एंड के कंडीशंस क्या, दोनों सिर्फ फिक्स्ड है कि हिंज्ड है, सब पता होगा। उसके बेस पे आप ये एल निकाल लेंगे, और बाकी सब आपको पता होगा। तो आपको इसे यूलर लोड कहते हैं, पी है ना, पीई, इसे नाम दिया है यूलर लोड। यूलर लोड, कई बार इसको बकलिंग लोड भी कहते हैं, कई बार इसको क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं, क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो व्याकुंचन भार, पंगुकारी भार, बहकाव भार, क्रांतिक भार, कई नाम है इसके, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नेम है वो इंग्लिश में है, वो है बकलिंग लोड। तो पी ये यूलर का फॉर्मूला है। अच्छा, एक और बात इसमें ये है कि जो पीई है ये यूलर लोड, ये कोई सेफ लोड नहीं है। पीई जो है वो फेलियर लोड है, फेलियर, यानी कि इस लोड पर कॉलम फेल हो जाएगा। अब निकालते हैं अपन सेफ लोड, पी सेफ यानी कि सुरक्षित भार। तो वो जो फेलियर लोड है ना यूलर का, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग लगा देते हैं, एफओएस। यूलर के द्वारा इस फॉर्मूले से जो लोड दिया गया वो निकालकर उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग लगाते हैं। इफ यू डिवाइड यूलर्स लोड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी देन वी विल गेट पी सेफ, यानी कि सुरक्षित भार। तो थोड़ा सा केवल अपन परिचय प्राप्त कर रहे हैं। फिर assumptions made in Euler's theory, assumptions made in Euler's theory, भाई जो Euler's theory है जिसमें ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, इसको डिराइव करने में कुछ एज्यूम किया होगा कि क्या क्या एज्यूम्शंस है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो उसके लिए अगर आपको मेरी किताब पता हो, किताब में देखिए ना आपके सामने ये किताब का पेज जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपको मैंने जो दी हुई है ना बुक की पीडीएफ, उसमें पेज 5.11 है। वैसे एक जगह 11 पेज लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यूलर के सिद्धांत की मान्यताएं, assumptions made in Euler's theory। देखिए कुल 10 assumption है, कितने? 10। वही तो मैं कहता हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों हमारी बात को ध्यान से सुनते नहीं है, ध्यान से देखते नहीं है। हमने जो किताब लिखी है ना वो इतनी शानदार है, इतनी सिस्टमेटिक वे में है कि आप अगर इस किताब को पूरा पढ़ लोगे तो किसी भी और चीज को देखने की जरूरत नहीं, पेपर सारा यहीं से बनता है। कोई क्वेश्चन पिछले पेपर तो पूरा इसमें से आया था ऑलमोस्ट, और आगे भी पेपर्स बनेंगे ना तो इसके बाहर जाने नहीं है। किताब में बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं मैंने, एग्जाम के सारे पिछले कई सालों के एग्जाम में क्वेश्चन कर रखे हैं। दूसरे क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं है वो भी कर रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट इन किताब को देखेगा हमारी, और किताब चूंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अपनी ऐप के अंदर ये पीडीएफ डाली हुई है किताब की पूरी, चैप्टर वाइज हमारी हाथ से लिखी हुई। उसके अलावा मैंने जो अनसॉल्व क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, उनको भी कंप्लीटली सॉल्व किया, उसकी भी पीडीएफ मैंने इसके अंदर डाली हुई है। और उसके अलावा बीटीआर के जो एग्जाम पेपर्स आए पिछले कई सालों के, उनकी भी मैंने पीडीएफ बना के डाली हुई है, ताकि आप एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो वहां से पढ़ सकें। लिखने में हमको बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने वो काम किया था। ये देखिएगा यूलर के सिद्धांत की मान्यताएं, अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, अभी तो केवल बताना चाहता हूँ। देखिए हमारी पुस्तक में किस प्रकार से लिखा हुआ है। आप किताब देखेंगे ना प्रिंटेड, तो ये यही मैटर मिलेगा, ये मेरा हाथ में लिखा हुआ है, और इसी को बाद में पब्लिशर ने मतलब उसको प्रिंट किया था बुक के रूप में। इसमें है जी, प्रारंभ में स्तंभ एकदम सीधा है, इनिशियली द स्ट्रेट और कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट। स्तंभ पर बल अक्षीय है, द लोड ऑन कॉलम इज एक्सियल। स्तंभ का अनुप्रस्थ काट इसकी पूरी लंबाई में एक समान है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ऐसा नहीं है
तो टॉप पर क्रॉस सेक्शन कुछ और है, बॉटम पे कुछ और है, बीच में कुछ और, ऐसा नहीं है। पूरी लंबाई में जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहता है। ऐसे ही आपको बहुत सारी मिलेगी, आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तब डिटेल में आपको दूंगा। अभी तो केवल बताना चाहता हूँ हमारी किताब के अंदर किस प्रकार से है ये लिखा हुआ। तो एग्जाम से उसके अलावा कई बार आपको पूछ लेते हैं वैलिडिटी, कि ये जो यूलर फॉर्मूला है उसकी क्या वैलिडिटी है, किस लिमिट के हिसाब से आप इसको काम में ले सकते हो। क्या ऐसा है कि अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। तो आपको इस बारे में मिलेगा, ये 2021 के पेपर में है। मैं जब सॉल्व करूंगा पूरा तो आप इसको देखेंगे, वैलिडिटी और लिमिटेशंस भी है इसकी। आगे देखें, एप्लीकेशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी टू कैलकुलेट बकलिंग लोड। इस पे खूब न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, बड़े बड़े सवाल 8-8 नंबर के। तो इस पे जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वो सारे ये मैंने मार्क किए हुए, 1 2 3 4 5। ये आपको सारे न्यूमेरिकल्स मेरी बुक में सॉल्व मिल जाएंगे, या तो सॉल्व एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन है तो उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, पीडीएफ में आपको दे दिया मैंने सारा मैटर। और उसके बाद आता है रैंकाइन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन टू कैलकुलेट क्रिपलिंग लोड। देखिए रैंकाइन ने एक फॉर्मूला दिया, उसकी खासियत क्या है कि वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कॉलम के लिए काम का है। जबकि यूलर्स फॉर्मूला जो है, यूलर्स का जो सूत्र है वो केवल और केवल लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। अगर कॉलम शॉर्ट है तो यूलर का फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। यूलर्स फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड व्हेन कॉलम इज लॉन्ग। जबकि खास बात क्या है रैंकाइन फॉर्मूले की, कि लॉन्ग कॉलम हो तब भी काम ले सकते हैं, शॉर्ट कॉलम हो तब भी काम ले सकते हैं। अगर कॉलम लॉन्ग है तो जो ये फॉर्मूला आपको देगा आंसर वो होगा बकलिंग लोड। और अगर ये कॉलम शॉर्ट है तो जो आपका ये फॉर्मूला है वो आंसर देगा, उसे एक शॉर्ट कॉलम के हिसाब से होगा, उसे कहेंगे क्रशिंग लोड। शॉर्ट कॉलम में क्या बोलते हैं, क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड अवभंजन भार या संदलन भार। और लॉन्ग कॉलम में कहते हैं बहकाव भार, व्याकुंचन भार, इस प्रकार से। तो इसमें देखिएगा ये 2021 के पेपर में, 18 के पेपर में, 17 के पेपर, ये 18 में देखो यहाँ एरो लगा रखा, डबल एरो। इसका 18 के पेपर में यूलर और रैंकाइन दोनों पूछ लेते हैं, ये ना बड़ा अच्छा सवाल है ये। ये कि रैंकाइन फॉर्मूले के एडवांटेज क्या है, रैंकाइन फॉर्मूले के लाभ क्या है, वो आपको 2018 के पेपर में मिलेगा। और आखिर में आपके इसमें जो पॉइंट है कॉलम और स्टड के अंदर, कॉलम के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग लोड, सेफ लोड एंड डिजाइन लोड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि हम कह सकते हैं सुरक्षा गुणांक या सुरक्षा अंग या सुरक्षा कारक। वो कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल लोड जो होता है जिसपे चीजें फेल होती है, यानी आप इसको बकलिंग लोड भी कह सकते हैं, क्रिपलिंग लोड भी कह सकते हैं, यहाँ नाम दिया हमने क्रिटिकल। उसमें वर्किंग लोड का भाग लगा दो। क्रिटिकल लोड में वर्किंग लोड का भाग लगाते हैं, इन्हें इसे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नॉर्मली ये 3 या 4 होती है, मैंने बहुत कम केसेस में कभी 2 देखा है, लेकिन नॉर्मली 3 और 4 ज्यादा है, 3 और 4 के बीच में। अब व्हाट इज क्रिटिकल लोड, देखिएगा क्या होता है कि अभी जो डिजाइन के प्रोसेस चल रहे हैं स्ट्रक्चर में, आरसीसीओ, स्टील हो, तो उसमें लिमिट स्टेट मेथड काम में लिया जाता है, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। पहले कभी हुआ करता था कोई जमाने में वर्किंग स्टेट मेथड, लेकिन वो आज एप्लीकेबल नहीं है, होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। आपके जो कोर्स में है वो है अल्टीमेट लोड लगे, क्रिटिकल लोड लगे, तो वो आपके सब नए बन गए हैं। और उस केस में ये जो क्रिटिकल लोड है
या जिस पे कोई चीज फेल हो जाती है, हम कई बार उसको डिजाइन लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजाइन लोड। क्योंकि जो डिजाइन है आजकल वो वर्किंग पे बेस नहीं है, वो आपको मिलेगी लिमिट स्टेट डिजाइन, जिसमें कि क्रिटिकल लोड काम आता है, यानी जो क्रिटिकल लोड के बेस पर सारा काम होता है। इसलिए ये जो मैंने बताया ना आपको, क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड या फेलियर लोड, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन लोड। और उसमें आप भाग लगाएंगे वर्किंग लोड का, तो आपको मिलेगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको कई बार क्रिटिकल लोड भी कहते हैं। मैंने आगे लिखा ना, क्रिटिकल लोड जो है वो डिजाइन में इसका बेस बनता है। मतलब डिजाइन जब करते हैं स्ट्रक्चर की, तो उसका बेस ही ये लोड होता है। कौन सा? क्रिटिकल लोड। और इसीलिए इस क्रिटिकल लोड को हम डिजाइन लोड भी कहते हैं। तो मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया अभी, केवल एक परिचय दिया है, केवल इंट्रोडक्शन दिया कॉलम का। और क्योंकि सवाल 8 नंबर का आता है, एक तो आता है आपके यूलर फॉर्मूले पे आता है, जो लिख दिया मैंने, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। एक रैंकन फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, पी आर। आर का मतलब रैंकन, रैंकन के द्वारा दिया गया लोड। फॉर्मूला याद कर लें। इसमें जो फॉर्मूला है वो है रैंकन लोड के लिए एफ सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस स्मॉल ए इंटू एल बाई आर मिनिमम का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूला काम का है। मैंने वो कहा था ना कि रैंकन फॉर्मूला शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों में काम आता है। तो एफ सी है क्रशिंग स्ट्रेस, जो शॉर्ट कॉलम के हिसाब से काम लिया जाता है। एफ सी को कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेस, संदलन प्रतिबल। ए है कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये स्मॉल ए कोई रैंकन कांस्टेंट है, ये आपको फिक्स होता है। कभी 1/1600, कभी 1/4200, 1/48, इस प्रकार से आपको मिलेंगे अलग अलग डाटा इसके। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ। और आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको पीआर मिलेगा। पीआर का मतलब रैंकन लोड। और रैंकन लोड भी कोई सेव लोड नहीं होता, इट इज फेलियर लोड। आपको अगर सेव लोड निकालना है, सेव लोड, तो क्या करेंगे? ये जो रैंकन लोड है ना, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग लगा देंगे, बस सेव लोड आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम में वर्किंग लोड दे देते हैं कि वर्किंग लोड इतना है, कॉलम पर इतना वर्किंग लोड है। कह दिया वर्किंग लोड जो है वो 2000 किलो न्यूटन का है। फिर कह दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 3 है। और आपको यूलर के फॉर्मूले से या रैंकन के फॉर्मूले से कुछ चीजें निकालनी है। अब अगर आपको पीई वाला फॉर्मूला काम लेना हो या रैंकन वाला पी आर काम में लेना हो, जो भी केस होगा उसके लिए लागू हो जाएगा। कितना लिया जाएगा? ये रैंकन लोड, व्हाट इज वर्किंग लोड? 2000 किलो न्यूटन। व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 3। 6000 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसको कहेंगे अपन डिजाइन लोड। इसमें से डिजाइन की जाएगी। तो ध्यान देना, आपको अगर ये फॉर्मूला काम में लेना है, पी आर या पीई, तो कभी भी ये सेफ लोड नहीं होगा, सुरक्षित भार नहीं होता। ये फेलियर लोड होता है। और उसके लिए आपको या तो ये डायरेक्टली दिया होगा या फिर आपको जो है इनडायरेक्टली दिया होगा, और आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया था आपको कि अगर आप वर्किंग लोड को, ये वर्किंग लोड मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एक फॉर्मूला कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। यानी आपको अल्टीमेट लोड निकालना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वर्किंग लोड से गुणा करना पड़ेगा, बस। आपको ये भी दिया होगा, आपको ये भी दिया होगा, तो आप अल्टीमेट लोड निकालो।
और वो अल्टीमेट लोड जो होगा वो ही काम आएगा यहाँ पर। ये वाला यहाँ पे ये है, और रैंकिन में ये वाला है। तो रैंकिन फॉर्मूला हो या यूलर फॉर्मूला, उससे जो आंसर मिलते हैं इनके लोड के, वो सेफ नहीं होते हैं, वो होते हैं अल्टीमेट। और उसमें फैक्ट्री सेफ्टी का भाग लगाओगे, सेफ लोड मिलेगा। और ये फॉर्मूला काम करने के लिए आपको कई बार पी आर और पी दिया होता है इनडायरेक्टली, सेफ लोड भी दिया होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया होता है। तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेफ लोड से मल्टीप्लाई करोगे, वो जो आएगा वो यहाँ काम आएगा पी आर में या पीई में। तो मैंने अपनी ओर से काफी समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को काफी बातें समझ में आई होंगी और आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।